बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज जो होंडा का हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए, तो उसके एमसीक्यूज नंबर 71 से लेके एमसीक्यूज नंबर 80 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एमसीक्यूज नंबर 71 को रीड कर लेते हैं। ए ग्राफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज मीन्स के वीटी और बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट फॉर वेरियस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, that will be your capital R, and the circuit is plotted. Which of the following statement about this graph is valid? The graph will have a parabolic shape. The graph will be straight line parallel to the current axis. No, ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. The current will pass through the origin. Actually, various external resistance है, so it also depend on the external resistance. के बाद ही आप डिसाइड कर सकते हो कि origin से पास होगी कि नहीं. The slope of the graph will be equal to the internal resistance of the battery. तो हम एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, इसका जो हमारे पास इक्वेशन है कि आपका जो EMF है दैट्स विल बी इक्वल टू वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज प्लस करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो ग्राफ होगा दैट्स विल बी हमारे पास इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ होगा। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्राफ ऑफ टर्मिनल वोल्टेज द बैटरी एज ए फंक्शन ऑफ द करंट, तो इसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं कि डेरिवेटिव EMF एज अ फंक्शन ऑफ द करंट टर्मिनल वोल्टेज प्लस इनटू R। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो EMF होगा वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, उसकी फिक्स वैल्यू होगी। वो जो सेल का EMF होता है वही यहाँ पे आप पुट करोगे, तो डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज आपके वेरिएबल होगा, इट विल डिपेंड ऑन द करंट एंड इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा। यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा dVt/di प्लस ये आपका 1 हो जाएगा और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो योर इंटरनल रेजिस्टेंस दैट्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव rate of change of not the rate of the terminal voltage, derivative of terminal voltage with respect to the current। तो यहाँ पे हमारे पास जो आ जाएगा dVt/di दैट्स विल बी इक्वल टू नेगेटिव R। तो इट मींस कि आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है ऑफ द बैटरी एज अ फंक्शन ऑफ द करंट दैट्स विल बी इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ये एक्चुअली लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का जो हमारे पास ग्राफ होता है दैट्स विल ऑलवेज बी स्ट्रेट लाइन, और ये आपका इस तरह स्ट्रेट लाइन बनेगा। और इस तरह क्यों बनेगा, क्योंकि नेगेटिव है, ऐसे है। तो नेगेटिव वैल्यू की वजह से ये आपको, तो ग्रेडियंट आपको क्या देगा, ग्रेडियंट जो होगा वो आपको क्या वैल्यू देगा, इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। और यू कैन से दैट द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। स्लोप एक्चुअली अगर आपने निकालना है तो इसमें भी स्टूडेंट को अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो स्लोप आपने क्या, टेंजेंट थ्रू प्रॉपर दैट्स विल बी वोल्टेज बाय करंट। सो दिस विल बी योर स्लोप। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। दैट इज 72। P number of cells are connected in series. Q number of such series combinations are connected in parallel. The entire sets is connected through an external resistance R. The internal resistance of individual cell is R. The assembly will yield maximum current when okay. तो maximum current कब ड्रॉ होगा, जब ये सारे, तो हमारे पास मैक्सिमम करंट तभी ड्रॉ होगा जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे P नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो P नंबर ऑफ सेल्स, तो इक्विवेलेंट सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू P इनटू, लेट्स सपोज हमारे पास जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। ओके, P नंबर ऑफ सेल्स, तो X सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो P नंबर ऑफ सेल, तो दैट्स विल बी PR आर कनेक्टेड इन सीरीज। Q नंबर ऑफ सच सीरीज कॉम्बिनेशन आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का सच सीरीज सेल्स, ओके, लाइक जितने भी सीरीज सेल थे हमारे पास वो उन सबको आप पैरेलल में कनेक्ट कर लो। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, PR, वो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी जितना वो रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ दैट इज Q नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। तो P/Q/R आ जाएगा इक्विवेलेंट। द एंटायर सेट इज कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल सेल इज R। ओके, तो आपका ये क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जब इक्वल हो जाए P/Q/R के, तो फिर आपका मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो होगा।
तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज इज two batteries having unequal EMF cannot be connected in parallel. Yes. Cannot be connected in parallel, cannot be connected in series, can be connected in series only, may be connected in parallel or series. तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सी। इसमें हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली ये ऑप्शन भी करेक्ट हैं, लेकिन इसमें और पॉसिबिलिटी भी आ जाते हैं कि लाइक कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल बट इट कैन बी पॉसिबल टू कनेक्ट टू बैटरीज हैव अनइक्वल ईएमएफ इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भी वो भी इनकाउंटर कर लेते हैं। तो लाइक ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज ओनली, ओनली की वजह से भी ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जब दो बैटरीज होंगे और उनका अनइक्वल ईएमएफ होगा तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। पैरेलल में उसको आपने कनेक्ट नहीं करना, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या हो जाएगा, पैरेलल में कनेक्ट करने से वो इसमें जो कम ईएमएफ वाले सेल होगा, ओके, लाइक लेट्स सपोज ये इसके जो ईएमएफ है दैट इज E1, इसके ईएमएफ E2 है। तो E1 इफ E1 इज लेस देन E2 तो E2 क्या करेगा, E2 E1 को फिर चार्ज करेगा। ओके, तो ये लाइक E1 विल ट्रीट एज ए पैसिव एलिमेंट फॉर द E2। ओके, लाइक ये आप फिर वो उसको चार्ज करेगा। तो दैट्स व्हाई टू बैटरीज हैव अनइक्वल EMF कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, अच्छा, इसमें हमारे पास 74 इस एमसीक्यूज में 73 में अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एक्चुअली कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल, इसमें अक्सर स्टूडेंट को यही ऑप्शन में कनेक्ट कंफ्यूजन होता है कि ए और सी में। तो कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ओके, लाइक ये वैसे सही है, लाइक हम पैरेलल में कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आपका ये पॉसिबिलिटी भी आ जाता है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन भी इसमें आ जाते हैं। तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन मींस कि हम इसको फिर सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे राइज होते हैं, तो इसमें ये चांस भी आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसमें ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आपने एमसीक्यूज को काफी केयरफुली सॉल्व करना है, सारे कंसेप्ट को अपने माइंड में रखना है एट अ टाइम, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि हमने तो टेस्ट काफी अच्छा किया था, मार्क्स कम आ गए, तो वो इसी टाइप के एमसीक्यूज की वजह से कम आ जाते हैं। 74 two batteries each having EMF E are connected in series. The combination is connected to an external variable resistor R. If the internal resistance of the battery is R1 and R2 respectively, then the terminal voltage across the first cell internal resistance R1 will be 0 when okay. अच्छा, टू बैटरीज हैं हमारे पास, ईच हैविंग EMF E। तो दो बैटरीज हैं EMF E, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी R1। दूसरी बैटरी है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 हो जाएगा। इसका जो EMF है दैट इज E। ओके, लाइक कांस्टेंट। टू बैटरीज हैविंग ईच हैविंग EMF E। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R के साथ इसको आपने कनेक्ट करना है। If the internal resistance, okay, ये हो गया। The terminal voltage across the first cell, across the first cell, the terminal voltage across the first cell will be 0 when okay. अच्छा, हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, लेट सपोज यहाँ पे जो करंट फ्लो है दैट इज I, तो ये आपका 2E हो जाएगा। 2E विल बी इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R। ओके, अच्छा, हमारे पास ये टर्मिनल वोल्टेज इसका क्या आ जाएगा अक्रॉस सेल 1 दैट्स विल बी इक्वल टू E माइनस I R1। ओके, एंड दैट्स विल बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन ये है कि ये आपका 0 होगा जब क्या हो जाए, जब कौन सी कंडीशन आ जाए, तो वो हमने यहाँ पे देखना है। तो विल बी 0 व्हेन ओके, तो हमारे पास E क्या हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू I R1। ओके, I R1 को यहाँ पे पुट कर लो तो ये आपको जो 2 इंटू I R1 हो जाएगा दैट्स विल बी I इंटू R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R हो जाएगा। तो ये I आपके इस I के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये R1 इस साइड पे आ जाएगा तो 2R1 माइनस R1 दैट्स विल बी इक्वल टू R1 हो जाएगा। ये भी उस साइड पे आ जाएगा तो माइनस R2 हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू R। तो आपका जो रेजिस्टेंस है, इफ योर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 माइनस R2, सो ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next MCQ 75. MCQ number 75.
इन द अबाव केस द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द सेकंड सेल विल बी। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन द अबाव केस, तो यहाँ पे हमने V2 टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करना है, और V2 हमारे पास हो जाएगा दैट्स विल बी इक्वल टू E माइनस IR2। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन भी है कि 2E इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R कैपिटल R। तो यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट करनी है, R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। तो उस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेता हूँ, R1 माइनस R2। सो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा, इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 2R1 हो जाएगा, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो I विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 हो जाएगी। इसको आप I इज इक्वल टू E डिवाइड बाई R1 को मैंने ऊपर वो V2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं। सो दैट्स विल बी इक्वल टू E माइनस E डिवाइड बाई R1 इंटू R2। अब E को यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। सो दैट्स विल बी इक्वल टू 1 माइनस R2 बाई R1। सो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, E इंटू 1 माइनस R1 बाई R2। Okay, so next MCQ is 76. Which of the following material is used in solar cell? So that is silicon. काफ़ी easy MCQs हैं. Okay, 77. The efficiency of a solar cell can be expected in the range of, तो 45 to 60% इतना हाई एफिशिएंसी नहीं होता सोलर सेल का जो एफिशिएंसी होता है वो 25 to 35% भी नहीं होता। वैसे थ्योरेटिकली ये 25 to 30% तक हो जाता है। जो मेरा रिसर्च है उसमें मैंने 28.4% तक मेरी एफिशिएंसी बढ़ गई थी। वैसे एक दूसरा बंदा था, उन्होंने 26 तक किया था, फिर मैंने रिसर्च में इसको 28.4 तक हमने इसको बूस्ट किया था। तो 10 to 15% पॉसिबल है। प्रैक्टिकली आप 10 to 15% एफिशिएंसी को गेन कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट MCQ इज 78. द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सिल्वर ऑक्साइड सेल इज, सो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज 1.55 वोल्ट। ओके, 1.55। इसमें हमारे पास जो ओपन सर्किट वोल्टेज होता है दैट इज 1.66 वोल्ट सिल्वर ऑक्साइड सेल में, और ये हमारे पास जबकि दिस इज दी 1.55 सेल वोल्ट आउटपुट वोल्टेज 1.55 वोल्ट। ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो वोल्ट होता है, और ये हमारे पास प्राइमरी सेल। और हमारे पास इस सेल में जो हमारे पास एनोड होता है वो हमारे पास किससे बना होता है? एनोड, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ सिल्वर ऑक्साइड सेल की। इसमें हमारे पास जो एनोड होता है वो बना होता है जिंक से, सही है। और जो हमारे पास कैथोड होता है वो हमारे पास बना होता है सिल्वर ऑक्साइड से, सही है। सिल्वर ऑक्साइड से हमारे पास कैथोड होता है, और जो एनोड होता है वो हमारे पास जिंक से बना होते हैं, सही है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ इज 79. In a lithium cell, the positive electrode is made of zinc, dust, stainless steel, spongy iron, carbon. इसमें आई थिंक एरर है हमारे पास। लिथियम सेल को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। लिथियम सेल जो है ये हमारे पास रिचार्जेबल सेल है, ये इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन ये हमारे पास काफ़ी बेस्ट सेल है, लाइफ टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास इसमें जो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे पास कार्बन से बना होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो हमारे पास डिफरेंट मेटल ऑक्साइड से बना होता है। तो मेटल ऑक्साइड में हमारे पास फिर आ जाता है लाइक लिथियम, कोबाल्ट ऑक्साइड, और लिथियम आयरन फॉस्फेट से बना होता है। या हमारे पास ये लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड, तो इन्हीं ऑक्साइड्स में बना होते हैं। ऐसे हमारे पास मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड में कोबाल्ट ऑक्साइड भी आ जाता है, आयरन ऑक्साइड, फॉस्फेट भी आ जाते हैं, लिथियम मैंगनीज ऑक्साइड भी आ जाते हैं। तो इन्हीं से ये हमारे पास बना होता है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ये एरर है, ये नेगेटिव होगा तो फिर आपके करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन इन्होंने एंड पे ये आंसर करेक्ट किए। तो दैट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारे पास
ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ओके, लास्ट टाइम सीरीज ऑफ दिस क्लास इज which efficiency of the battery is more than the remaining watt hour efficiency, ampere hour efficiency, overall efficiency, A, B, C और the same। इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एम्पेयर आर एफिशिएंसी। इन एफिशिएंसी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास एम्पेयर आर एफिशिएंसी क्या होता है कि हमारे पास एम्पेयर करंट होता है, करंट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ओके, एंड आर होता है डिवाइड बाय करंट ड्यूरिंग चार्जिंग, ओके, इनटू आर होते हैं। सही, टाइम्स 100 करना है। सो दिस इज योर एम्पेयर आर एफिशिएंसी। इट इज एक्चुअली करंट इनटू टाइम दैट इज चार्ज, ओके। इट मीन्स कि बैटरी जितना चार्ज को डिस्चार्ज कर रही है पर यूनिट बैटरी कितने अपने चार्जेस को एनर्जाइज कर रही है, ओके। तो ये आपके चार्जेस होते हैं। और हमारे पास जो लॉस ऑफ चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, चार्जेस हमारे पास सेम ही रहते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस। हमारे पास चार्जेस जो चार्जिंग होते हैं और डिस्चार्जिंग होते हैं वो एक्चुअली एनर्जी जो होती है जो अप डाउन होती रहती है। हमारे पास चार्जिंग की जो अमाउंट होती है वो सेम ही होती है। लॉस ऑफ चार्जेस कभी कभार हमारे पास हो जाते हैं बैटरी में, जिसको हम अक्सर सेल्फ डिस्चार्ज कहते हैं, जो कि टाइम पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपने अपनी बैटरी को यूं ही रख दिया है तो वो सेल्फ डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसमें हमारे पास चार्जेस लॉसेस हो जाते हैं। तो उस टाइम हम एम्पेयर आर एफिशिएंसी को फिर देखते हैं। तो ये हमारे पास जो एम्पेयर आर एफिशिएंसी ये काफ़ी ज़्यादा होती है। लाइक अगर हम लीड एसिड बैटरी को देख लें तो उसकी जो एम्पेयर आर एफिशिएंसी दैट इज़ 90% होती है। अब हम आ जाते हैं हमारे पास जो वॉट आवर एफिशिएंसी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वॉट आवर एफिशिएंसी मींस के पावर इनटू टाइम्स, ओके, लाइक वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम डिवाइड बाय वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम। so this is actually during like discharging, okay, or you can say that output energy divided by input energy। तो ये तो हमारे पास इसमें जब आउटपुट पे हमें 100% एनर्जी तो नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, तो उसमें काफ़ी सारे आई स्क्वायर आर लॉसेज हो जाते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ हीट वो लॉसेज हो जाते हैं। तो हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो मोस्टली लेस देन दी इनपुट वोल्टेज होती है, लाइक इन लीड एसिड बैटरी, जिसमें हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है वो मोस्टली 70 to 80%। लीड एसिड बैटरी में हमारे पास ये एफिशिएंसी होती है। और यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली करंट सेम होता है, लेकिन वोल्टेज हमारे पास जो डिस्चार्ज वोल्टेज जो होता है दैट इज़ वेरी लेस देन दी चार्जिंग वोल्टेज। लाइक जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, वोल्टेज ही हमारे पास एक इस तरह वो होता है कि तो हमारे पास लीड एसिड बैटरी की 70 to 80% होती है। तो यहाँ पे देख लो, तो लीड एसिड बैटरी की वॉट आवर एफिशिएंसी और एम्पेयर आवर एफिशिएंसी को कंपेयर कर लो, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा, एम्पेयर आवर एफिशिएंसी। Okay, so this is the end of this video. Thanks for watching.